हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑल टीचर्स पॉइंट बाय आलोक सर। बेसिकली ये केमिस्ट्री की जो सुपर सीरीज़ है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और ये पर्टिकुलर सुपर सीरीज़ की जो फर्स्ट क्लास होगी जहाँ पर केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सीक्वेंशियली हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ जितने भी इसमें ऑप्शंस होंगे उनको भी साथ में से डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि हर वो पर्टिकुलर चैप्टर जिसके रिगार्डिंग आपसे एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे वो चैप्टर भी आपका साथ में कंप्लीट होते चले। तो हमारे साथ बने रहिएगा और लास्ट तक हमारे इस वीडियो को विजिट कीजिए, ताकि आप वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उन सारी चीज़ों को बेटर तरीके से समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर सीरीज को। और सुपर सीरीज का पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, कौन सा कथन सत्य है। अगर हम यहाँ पर कथन की बात करें तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, नाभिक का एसआई मात्रक फर्मी होता है। ये बिल्कुल सही है। नाभिक का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होती है, वो क्या होती है? फर्मी। और एक फर्मी की अगर हम बात करें तो 10⁻⁻15 मीटर इसका चार्ज होता है। एक फर्मी की यूनिट की बात करें तो कितना होता है? 10⁻⁻15। आगे अगर हम बात करें, नाभिक की जो खोज की गई थी वो रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन सही है कि अल्फा प्रकीर्णन द्वारा रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज की थी। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें, थर्ड ऑप्शन है आपके, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि एक पर्टिकुलर जो एटम है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर अनसर्टेन वे में क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन होगा इसका चारों ऑप्शन आपके सही होंगे। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? सभी सत्य हैं। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से नाभिक का ऐसा यूनिट क्या होता है। ये भी आप मैं ऑलरेडी फर्स्ट अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो नाभिक का ऐसा यूनिट कौन सा होता है? फर्मी। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक तत्व में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 16, 18 और 16 है, तत्वों का आवेश क्या होगा। बेसिकली अगर हम एक क्वेश्चन को यहाँ पर समझें, जैसे कि ये बात करते हैं सोडियम। ठीक है, सोडियम की बात करें तो सपोज दैट इसका परमाणु क्रमांक कितना? 11 है। और जो परमाणु भार होता है यानी एटॉमिक नंबर कितना? 11 है। तो परमाणु भार कितना होगा? 23 होगा। ठीक है, 23 इसका परमाणु भार है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है, अगर किसी भी तत्व के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है यानी कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो उसका जो परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें कितने क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं, और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर अगर हम बात करें, एक तत्व जिसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 16, 18 और 16। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो आवेश जो होता है, आवेश की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होता है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने दिए गए हैं? 16 दिए गए हैं। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पर कितने हैं? 16। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने की दिए गए हैं? 18। यानी प्रोटॉन माइनस 18। अब यहाँ पर एक डाउट ये आता है, यहाँ पर जैसे आंसर आपका हो जाएगा -2। डाउट बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि यहाँ पर माइनस क्यों किया गया है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात, तो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होल्ड करके रखता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन सा चार्ज होल्ड करता है? नेगेटिव। इसलिए यहाँ पर जो आपका जो चार्ज होता है उसे हम किसके थ्रू निकालते हैं? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। जहाँ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज रखता है, इसलिए हम इसके बीच में क्या लगाते हैं? नेगेटिव लगाते हैं। नहीं, -2 आपका इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे अगर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई है। बेसिकली हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हुए हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रिक, खास तौर पे जो बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं वो आपको बता देते हैं कि ईंट पर नाच। ठीक है, तो ये इस ईंट पर नाच के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की अगर हम खोज की बात करें तो प्रोटॉन की जो खोज की थी वो गोल्डस्टीन ने की थी। और प्रोटॉन का जो नाम दिया था, ठीक है, वो किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। तो आपको याद रखना है, दिमाग में बिठा के चलना है कि कहीं पर यहाँ पर उसी पर्टिकुलर ट्रिक को हम फॉलो ना कर दें, ईंट पर नाच वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। तो जो नामकरण किया था वो किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन। बेसिकली अगर हम इसके सीक्वेंस की बात करें तो सबसे जो नाभिक के तत्व होते हैं उनमें सबसे हल्का जो होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। उसके बाद
उससे जो भारी होता है वो होता है आपका प्रोटॉन, और जो सबसे भारी होता है वो कौन सा होता है आपका न्यूट्रॉन। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका न्यूट्रॉन। अगर हम फोटोन की बात करें तो फोटोन खासतौर पे एक ऊर्जा बंडल होते हैं, जो भी आपकी सन के थ्रू लाइट आती है आपकी अर्थ पर, तो उसमें जो लाइट के या ऊर्जा के जो बंडल होते हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, फोटोन बोल सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का बेसिकली अगर हम बात कर लेते हैं, हीलियम का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, और एटॉमिक मास कितना होगा इसका 4 होगा। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। अगर इस पर कोई भी आवेश नहीं है तो क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या भी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होंगे वो 2 ही होंगे, और जो न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। क्यों, क्योंकि जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन आपने फाइंड आउट कर लिया कि 2 हैं तो 4 में से रिमेनिंग क्या होगा आपका न्यूट्रॉन होगा, यानी 2 और 2 4, यानी नंबर ऑफ 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामान्यतः अशुद्धियों के कारण जो पानी का गलनांक बिंदु होता है वो क्या होता है। जब भी हम इम्यूनिटीज किसी भी वाटर में मिला देते हैं तो ऑलवेज उसकी जो कह सकते हैं कि गलनांक या क्वथनांक जो होता है वो ऑलवेज बढ़ जाता है, तो उसका क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। कभी भी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर टिक ना कर दें, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑलवेज जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। बेसिकली एटॉमिक थ्योरी की अगर हम बात करें, जो एटॉमिक जो सिद्धांत दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। अब जॉन डाल्टन के द्वारा क्या सिद्धांत दिया गया था, अब एटॉमिक थ्योरी में बताया गया था कि अगर सपोज दैट कोई भी पर्टिकुलर परमाणु है, ठीक है, परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होगा अगर वो इवन है, क्या है, अगर वो इवन है तो जो परमाणु भार होगा वो उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी जो परमाणु भार होगा वो कितना होगा, इसका जस्ट 2 गुना होगा, 2 इंटू एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, सोडियम है, सपोज दैट यहाँ पर एटॉमिक नंबर है और यहाँ पर एटॉमिक मास है। तो कहा गया तो जो एटॉमिक नंबर है, अगर किसी भी एटॉमिक नंबर अगर वो इवन होगा, ठीक है, तो जो एटॉमिक मास होगा वो इसका जस्ट क्या होगा, 2 गुना होगा, यानी 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जब अगर कोई भी एटॉमिक नंबर ऑड होता है तो उसका जस्ट 2 गुना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। एग्जाम के तौर पर अगर हम देख लें, सपोज दैट जैसे कि लिथियम की बात करते हैं, ठीक है, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है, तो इसका परमाणु भार कितना होगा, कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। लेकिन अगर हम बेरिलियम की बात करें, ठीक है, तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है और परमाणु भार कितना होगा, 9 होता है। तो इसके कुछ 3 एक्सेप्शन है जिन्हें आपको याद रखना है। तो कहने का मतलब एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने दी थी, और इनके अनुसार अगर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक सम है तो उसका जो परमाणु भार होगा जस्ट उसके दुगना होगा। अगर उसका परमाणु क्रमांक विषम है तो उसका जो परमाणु भार होगा वो दुगने से 1 ज़्यादा होगा, यानी 2 को मल्टीप्लाई +1 करना हमें पड़ेगा। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन अगर हम बात कर लेते हैं, एक्सेप्शन क्या है आपके, हाइड्रोजन का अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो 1 होता है और परमाणु भार भी कितना होता है, 1 होता है। बेरिलियम की परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करें तो 4 होता है, बट परमाणु भार कितना होता है, 9 होता है। लेकिन होना क्या चाहिए था, 4 परमाणु क्रमांक है तो परमाणु भार कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। इसलिए क्या है आपका एक्सेप्शन बना हुआ है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन, बेरिलियम और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, ऑड नंबर है, तो इसका परमाणु भार कितना होना चाहिए था, 15 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना है, 14। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। बाकी सारे जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है या आधुनिक आवर्त सारणी है, सभी में जो परमाणु भार होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग होगा। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या एक समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, ऐसे हम किस रूप से जान सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पर अगर हम बात करें, हीलियम है सपोज दैट, ठीक है, क्या है, हीलियम एक गैस है, ठीक है, इसकी परमाणु संख्या 2 है, मान लीजिए परमाणु भार 1 है।
उसी तत्व की अगर हम परमाणु संख्या 2 कर देते हैं, परमाणु भार 2 कर देते हैं। तीसरे अगर हम हीलियम की अगर हम बात करें तो इसका परमाणु संख्या 2 कर देते हैं और परमाणु भार 3 कर देते हैं। तो जब भी किसी भी तत्व की परमाणु संख्या समान होती है, यानी परमाणु जो संख्या होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बताती है, ठीक है। लेकिन जो परमाणु जो भार होता है अगर वो डिफरेंट होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं या समस्थानिक बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, आइसोटॉप। समस्थानिक मतलब जहां पर परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु भार क्या है, डिफरेंट है। और जहां पर परमाणु संख्या डिफरेंट है बट परमाणु भार क्या है, सेम है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समभारिक। यानी जो आइसोटॉप होता है वो डिपेंड करता है आपके परमाणु भार डिफरेंट होना चाहिए, और जो आइसोबार होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है कि परमाणु जो नंबर है या एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होना चाहिए बट एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे ऋणात्मक आवेश है, किसमें ऋणात्मक आवेश है। तो ऑलरेडी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक्स्ट्रा तो एक एक्सेप्शन ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा किरणों की अगर हम बात करें तो जो अल्फा किरणें होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज रखती हैं, याद रखना है आपको। बीटा जो किरणें होती हैं वो नेगेटिव चार्ज रखती हैं। जो गामा किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, उदासीन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्लियर हो गया कि जो ऋणात्मक आवेश होगा वो किस पर होगा, बीटा कणों पर होगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एटम का भाग नहीं है, प्रीवियस एमपीपीएससी 2005 का क्वेश्चन है। तो पूछा गया है कि एटम का कौन सा भाग नहीं है। तो आप जानते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर फोटोन किसका पार्ट नहीं है, आपका इलेक्ट्रॉन का पार्ट नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परमाणु के नाभिक के अवयव हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार यूपी पीसीएस या बिहार पुलिस बिहार पीसीएस में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो परमाणु के नाभिक का जो अवयव है वो खासतौर पे परमाणु के अंदर नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, परमाणु के अंदर। और नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो परमाणु के अंदर, नाभिक के अंदर क्या पाया जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं जिसका द्रव्यमान लगभग बराबर है। अगर अल्फा कण की अगर हम बात करें तो अल्फा कण की जो स्पीड होती है वो खास तौर पे जो आपकी सन की लाइट होती है या प्रकाश की जो स्पीड होती है उसके 1/15वां भाग जो होता है वो अल्फा कण होते हैं। और ये लगभग 0.002 सेंटीमीटर की जो आपकी एक चादर होती है उसके छेद कर सकती है। तो अल्फा कणों पर 2 धनावेश होता है और साथ ही साथ हीलियम परमाणु, अल्फा कण में 2 धनावेश होता है और हीलियम परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी हीलियम परमाणु के नाभिक के बराबर इसमें 2 आवेश होते हैं। आगे अगर हम बात करें एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की, देखो आपको बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। रदरफोर्ड ने नहीं की, किसने की, ठीक है। पिछली क्लास में अभी आपको बताना होगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। रदरफोर्ड ने किसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नाम दिया था। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, चैडविक। ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। आगे अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, आपके कई यहाँ से डाउट क्लियर होंगे। तो आपको एक जो सूची है उसको आपको मेल करना है और बताना है कौन सा पर्टिकुलर जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। सूची फर्स्ट में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर पूछा गया है जीरो मास, यानी किसका जीरो मास होता है वो आपको बताना है। आंशिक आवेश यानी फ्रैक्शनल चार्ज किस पर होता है वो बताना है। आंशिक प्रचकण या फ्रैक्शन स्पिन किसका होता है वो आपको पता होना चाहिए। इंट्रीजरल स्पिन किसका होगा वो भी आपको बताना है। तो अगर हम जीरो मास की बात करें तो जीरो मास सारे लोग जानते होंगे, यानी जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, यानी जीरो होता है, ठीक है। आंशिक आवेश की अगर हम बात करें तो जो फ्रैक्शनल चार्ज होता है वो किस पर होता है, क्वार्क पर होता है। अगर कोई किसी भी अगर हम कण की बात करें तो हर एक पर्टिकुलर जो एटम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, क्वार्क से मिलकर बना होता है, ठीक है। और जो क्वार्क जो होता है इसमें -1/3 से लेकर 2/3 चार्ज होता है। कितना होता है, 2/3 चार्ज होता है। और क्वार्क से मिलकर ही कोई भी एटम डेवलप होता है। तो जो फ्रैक्शनल चार्ज होता है वो किस पर होता है, क्वार्क पर होता है। ये भी आपको याद रखना है।
थर्ड अगर हम बात करें फ्रैक्शनल स्पिन या परिचक्रण जो होता है वो किसमें होता है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की को जस्ट जब हम जो भी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है अगर हम उसको जस्ट क्या कर देते हैं? अपोजिट कर देते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन पर अगर सपोज दैट कोई भी इलेक्ट्रॉन पर अगर सपोज दैट -2 चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिट्रॉन उसका क्या होगा? +2 होगा। ठीक है, कहने का मतलब जो पॉजिट्रॉन होता है वो क्या होता है? आपका फ्रैक्शनल स्पिन होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें पूर्णांक चक्र इंटीजरल जो स्पिन होता है वो कौन होता है? आपका फोनॉन। फोनॉन की अगर हम बात करें तो जो भी आपकी एनर्जी बंडल्स होते हैं या एनर्जी जो होती है जिसके थ्रू हम ट्रांसफर करते हैं किसी भी हीट या एनर्जी को, वो फोनॉन के थ्रू क्या होती है? ट्रांसफर होती है, यानी इंटीजर यानी पूर्णांक यानी बढ़ती जाती है डे बाई डे, एक के बाद एक। जैसे जैसे आपने देखा होगा एक रॉड को जब हम गर्म करते हैं तो रॉड की एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके वो चार्ज जो होता है वो उसमें क्या हो जाता है? इंटीजरल स्पिन है, धीरे धीरे करके उसमें पूरी पर्टिकुलर रॉड में चार्ज फ्लो होने लगता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा यानी फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, और सेकंड का थर्ड, और थर्ड का फर्स्ट, और फोर्थ का फोनॉन, यानी यस का करेक्ट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ठीक है, तो परमाणु के जो कक्षों को या कह सकते हैं ऑर्बिट जो होते हैं उनको भरने का जो करेक्ट सीक्वेंस होता है वो अफबाहु ने दिया था। और अफबाहु के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अफबाहु के अकॉर्डिंग जो परमाणु होगा, ठीक है, उनके जो कक्ष होंगे उनको हम अकॉर्डिंग टू उसकी जो ऊर्जा होती है एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? फिल करेंगे। यानी इस तरीके से उसने एक सिद्धांत दिया था कि 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर, ठीक है, एस पी डी और एफ, यानी अकॉर्डिंग टू एनर्जी फ्लो उसने बताया था। ठीक है, उसके बाद आपका 3s स्क्वायर आता है। ठीक है, यानी s जो कक्ष होती है उसमें 2 ही आपके इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ठीक है, और 3s के स्क्वायर के बाद 4p6, यानी इसने जो बताया था कि जो परमाणु होगा उसमें जो s होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जो p होगा इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, और जो d होगा इसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। इस तरीके से एक जो सीक्वेंस दिया था वो किसने दिया था? अफबाहु ने दिया था, और इसके अकॉर्डिंग ही हम एक पर्टिकुलर जो भी परमाणु होता है उनमें कक्षों को फिल करते हैं। ठीक है, और जो कक्ष होते हैं उसको खास तौर पे जो रिप्रेजेंट हम करते हैं वो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है के से स्टार्ट होता है, KLMN, ठीक है, OPQRST, इस तरीके से जो आपके कक्ष होते हैं वो उसको हम फिल करते हैं। ठीक है, और हुंड के नियम के अकॉर्डिंग हुंड में ये बताया गया था कि जब भी जो परमाणु के कक्ष हैं जो ऑर्बिट हैं, ठीक है, उसमें एक बार जो क्वांटम जो स्पिन होगा, जो कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भरेगा, दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से क्या होगा? पूरा जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी उसमें। इसको हम आगे की क्लास में भी डिस्कशन करेंगे जहां पर हम होन्स के नियम और पाउली अपवर्जन सिद्धांत को भी हम बेटर तरीके से, अभी आपको सिर्फ जानने की ज़रूरत है कि परमाणु को कक्ष को भरने का जो तरीका है वो किसने दिया था? वो अफबाहु ने दिया था। और अफबाहु के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 3s स्क्वायर 4p6, ठीक है, फिर उसके बाद d आ जाता है, फिर f हो जाता है, इस तरीके से। आगे अगर हम बात करें रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, जो पर्टिकुलर जो एटम होता है उसका अभिविन्यास को रिप्रेजेंट करता है। आगे की अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके द्वारा क्या होता है? आपका अभिविन्यास जो होता है परमाणु का उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके द्वारा कोई भी जो परमाणु होता है उसके कक्ष का आकार और उस परमाणु की ऊर्जा जो डिफाइन की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के द्वारा। और जो एजीमुथल क्वांटम जो है, ठीक है, इसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके द्वारा किसी भी पर्टिकुलर जो एटम है उसकी त्रिविमीय आकृति को रिप्रेजेंट किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन के चक्रण को कौन रिप्रेजेंट करता है? स्पिन क्वांटम संख्या। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन के
जो चक्रण है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कक्ष के आकार और ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो त्रिविमीय आकृति को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें तो आपने, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक सर्कुलर फेस में नहीं मूव करता है, वो त्रिविमीय आकृति में मूव करता है। तो उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। आगे अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा समन्यूट्रॉनिक समूह है? देखो यहाँ पर कार्बन दिया है, नाइट्रोजन दिया है और ऑक्सीजन दिया है। अब आपको इस पर्टिकुलर देख रहे होंगे और जो ऑप्शन है उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया है। इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कार्बन है, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 माना है, यहाँ पे एटॉमिक मास 14 माना है। नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 14 माना है और एटॉमिक मास 7 माना है। ऑक्सीजन है, इसमें एटॉमिक नंबर 8 माना है और एटॉमिक मास 16 माना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करें तो सम न्यूट्रॉन, यानी आपको यहाँ पर न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन को, यानी इसमें प्रोटॉन 6 हैं, ठीक है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? 14, यानी इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? जब प्रोटॉन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर को। और एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जब एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर अगर हम माइनस कर दें तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। यानी यहाँ पर जो न्यूट्रॉन हुए वो कितने हुए? 8 हुए। यहाँ पर न्यूट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 7 होंगे, ठीक है, और यहाँ पर न्यूट्रॉन होंगे वो 8 होंगे, यानी यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं है, यानी ये ऑप्शन आपका कैंसिल आउट होता है। सेकंड, डी ऑप्शन पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो 14 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो कितना आता है? 8 आता है। 15 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 8 आएगा और 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8, यानी यहाँ पर जो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान होगी, यानी इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। जो रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, वो खास तौर पर गाइगर काउंटर के थ्रू क्या की जाती है? मेजर की जाती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, गाइगर काउंटर। गाइगर काउंटर के थ्रू क्या मापी जाती है? रेडियो एक्टिविटी। तो आपको ये भी याद रखना है, ये जीआईसी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन 2010 में। हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2। एटॉमिक मास कितना होगा? 4। जब एटॉमिक मास 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 2 है तो आपका प्रोटॉन भी कितने होंगे? इसमें 2 होंगे और न्यूट्रॉन भी 2 होंगे। क्यों? क्योंकि हीलियम के ऊपर, इनने बोला है नाभिक में होता है, हीलियम के ऊपर कोई भी चार्ज यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। जब कोई भी चार्ज नहीं है, यानी हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4, ठीक है। यानी परमाणु क्रमांक अगर किसी भी तत्व के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, यानी उदासीन है, तो उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो नंबर ऑफ क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन भी इसमें कितने हो गए? 2 हो गए। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 2 हो गए। जब प्रोटॉन 2 हो गए तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन भी 2 होंगे। 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन भी हो जाएंगे, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अगर यहाँ पर ऑप्शन में लिखा होता 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तब भी आपका क्वेश्चन का आंसर ये भी सही होता। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपको याद रखना है, बैकोरेल ने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनेशन में रिवाइज होता है। पीसीएस और आईएएस के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये भी माइंड में लेते हुए चलना है। तो इस तरीके से आज की जो भी केमिस्ट्री की क्लास थी उसे हमने आज फिनिश किया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे उन पर डिस्कशन किया। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन और आपको क्लास आज बेनिफिशियल लगी हो और लग सकता है कि इस पर्टिकुलर क्लासेस के थ्रू हम केमिस्ट्री पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं एमसीक्यूज के थ्रू, जहां पर हम हर एक ऑप्शन पर डिस्कशन करेंगे, तो इसके थ्रू भी आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट की जा सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बोल दीजिएगा कि टीचर्स पॉइंट विद आलोक सर के साथ हम स्टडी कर रहे हैं जीएस प्लस केमिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट्स की। थैंक यू वेरी मच।